नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में 20 नशिस्तों में से 14 नशिस्तों का क्या हैरानकुन नतीजा आया है, कैसे अचानक पूरी बाजी उलट कर रह गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम और हैरानकुन खबर क्या है। लाहौर में किस ताकतवर शख्सियत ने धांधली की कोशिश की जो नाकाम हो गई। एक अजीबोगरीब वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है और इमरान खान साहब ने अब न्यूट्रल के मुतल्लिक क्या नया और हसास इंकशाफ किया जिसे मीडिया चैनल्स ने सेंसर कर दिया और उस वीडियो को काट दिया गया। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और हैरानकुन खबर से आगाह करते हैं। यह खबर एक इंतहाई आला सतह की और इंतहाई हसास नौयत की फौजी ब्रीफिंग के मुतल्लिक है। यह एक ऐसी ब्रीफिंग है जिसका ताल्लुक बराह रास्त मियां नवाज शरीफ से है और इसी ब्रीफिंग का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब और उनकी सियासत से भी है। यह एक ऐसी ब्रीफिंग है जिसके दो हिस्से थे और इस ब्रीफिंग की खास बात यह थी कि इस ब्रीफिंग में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद मौजूद थे। इसके अलावा पाक आर्मी के जो दीगर ताकतवर जनरल्स हैं, जो आला तरीन जनरल्स हैं, वो भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे और इस ब्रीफिंग के एक हिस्से में जनरल बाजवा ने और जो दीगर जनरल्स यहां मौजूद थे उन्होंने खुद ब्रीफिंग दी और फिर दूसरा हिस्सा ऐसा था जिसमें सहाफियों ने जनरल बाजवा से बराह रास्त 3 बड़े पेचीदा किस्म के सवालात किए। जनरल बाजवा ने इन सवालात के बड़े अहम नौयत के जवाबात दिए जिनमें से 2 जवाबात के मुतल्लिक आप कह सकते हैं कि वो ऐसे जवाबात थे जिनको सुनकर आपको मौजूदा सूरत हाल की पूरी अंदरूनी कहानी समझ आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए आखिरी दिनों में कौन कहां पर गया था, किसके साथ मुलाकात हुई थी और वो कौन सी जगह थी जहां इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की मंसूबाबंदी फाइनल की गई थी। अब इसमें बहुत अहम बात यह है कि जब सहाफी इस तरह के सवालात पूछते हैं तो इस तरह की ब्रीफिंग्स जो कि अमूमन सिक्योरिटी के मामले पर होती हैं वहां सियासी सवालात भी हो जाते हैं और इसी ब्रीफिंग में जब इमरान खान साहब के मुतल्लिक और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक 3 अहम तरीन सवालात हो गए तो वो ब्रीफिंग एक सियासी रंग अख्तियार कर गई। यानी बुनियादी तौर पर यह ब्रीफिंग बुलाई गई थी सिक्योरिटी के मैटर्स के ऊपर सहाफियों को और दीगर कुछ तबकात को ब्रीफ करने के लिए, लेकिन जब सहाफियों ने सियासी सवालात करना शुरू किए तो फिर इन सवालात के सियासी नौयत के जवाबात भी आए जो बहुत अहम नौयत के थे। अब ये जो हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग थी इससे जरा पहले बतौर सहाफी मैंने DGISPR की ब्रीफिंग में शिरकत की। मेरे साथ 5-6 मजीद सहाफी भी इसी ब्रीफिंग में मौजूद थे और ये जो ब्रीफिंग थी DGISPR की, इसके बाद ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वो ब्रीफिंग हुई थी जिसकी तफसील हम आपको बताने वाले हैं। अब DGISPR से जो 3 सवालात हुए इनके जो जवाबात आए उन्होंने बहुत से राजों के ऊपर से पर्दा उठा दिया और बहुत से ऐसे राज जो कि आम लोगों को मालूम नहीं है वो इस ब्रीफिंग के जरिए सामने आ गए और फिर मुझ समेत जो दीगर सहाफी हैं उन्होंने इस ब्रीफिंग्स के नुकात को अपनी खबरों और तज्जियों का हिस्सा बनाया। अब DGISPR ने इसी ब्रीफिंग में जब उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने ये अल्फाज बोले और उन्होंने ये बताया कि नून लीग का जो दौर था उसमें असल में फौज ने मईशत के टेस्ट करवाए थे, यानी मईशत के मेडिकल टेस्ट करवाए थे और जब मईशत के मेडिकल टेस्ट हुए और DGISPR का तासुर ये था कि हमने जो माशी माहिरीन हैं उनसे मईशत का तज्जिया करवाया और जब हमने मईशत का तज्जिया करवा लिया तो हमें पता ये चला कि मईशत को दिवालिया कर दिया गया है, मईशत को कैंसर लाहक है, लेकिन नून लीग की जो माशी टीम है
वो इस कैंसर ज़दा मईशत को पैनाडोल की गोलियों से दोबारा से तवाना करने की कोशिश कर रही थी। और इसहाक डार की जो पॉलिसीज थी वो इस किस्म की थी जिनसे मईशत मुकम्मल तौर पर अंदर से खोखली हो गई थी। फिर DGISPR ने एक और सवाल के जवाब में यह भी कहा कि जो आपकी इकॉनमी होती है ये आपकी नेशनल पावर का हिस्सा होती है। ये अल्फाज बहुत अहम है कि आपकी जो कौमी ताकत होती है उसका अहम तरीन हिस्सा होती है आपकी मईशत, और मईशत से आपका मुल्की दिफा मजबूत होता है, रियासत मजबूत होती है। और फिर DGISPR ने बताया कि नून लीग का जो दौर था उस दौर में मईशत इतनी तबाह हो गई कि उसके हमारे दिफा पर फौज का जो दिफाई निज़ाम है और रियासत का जो दिफाई निज़ाम है उसके ऊपर भी असरात आए। अब इसमें बहुत अहम बात यह है कि इस्लामाबाद में 2-3 मकामात ऐसे हैं, यानी एक कोसार मार्केट, इसी तरह 2-3 और ऐसे मकामात हैं जहां ताकतवर शख्सियात के नुमाइंदे, कभी कभार खुद ताकतवर शख्सियात, इसी तरह अहम तरीन सियासतदान और सहाफ़ी, ये इन 2-3 मकामात पर दिन के वक्त या शाम के वक्त इकट्ठे होते हैं। कभी हम बतौर सहाफ़ी इन शख्सियात को, यानी इन सियासतदानों को या इन ताकतवर शख्सियात को या इनके नुमाइंदों को कॉफी पर या डिनर पर बुला लेते हैं, और कभी हमें यानी सहाफियों को ये शख्सियात कॉफी या डिनर पर बुला लेते हैं, और यहां आप इनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक वाइब ले लेते हैं, एक पल्स चेक कर लेते हैं कि ताकतवर हल्के इस वक्त क्या सोच रहे हैं और किसी पार्टी के जो अहम तरीन सियासतदान हैं वो इस वक्त किस किस्म का मूव करने जा रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में जो DGISPR की ब्रीफिंग थी और उसके बाद जनरल बाजवा की ब्रीफिंग में जो 3 जवाबात थे ये बहुत अहमियत के हामिल थे, क्योंकि DGISPR जनरल आसिफ गफूर ने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम किया था कि नून लीग ने किस तरह से अपने हुकूमत के आखिरी साल में मईशत को दिवालियापन के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया था। लेकिन यहां पर जो जनरल बाजवा की ब्रीफिंग है जिसका ताल्लुक ताजा तरीन सूरत हाल से है और इमरान खान साहब की सियासत से है, ये बहुत कलीदी नोयत की थी, बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि इस ब्रीफिंग में कुछ ऐसे सवालात किए गए, खास तौर पर 3 सवालात ऐसे थे जिनको आपने गौर से सुनना है। ये 3 सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद दिए, यानी दीगर जनरल्स कुछ सवालात के जवाबात दे रहे थे, लेकिन इन सवालात के जवाबात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद दिए। और उनसे एक सवाल यह किया गया कि मईशत के हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। तो इस पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद जवाब दिया और उन्होंने इसहाक डार की जो माशी पॉलिसियां थी उन पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यहां तक कहा कि इसहाक डार की जो माशी पॉलिसियां थी वो बहुत नाकिस थी, और यह तासुर भी दिया कि इसहाक डार ने बतौर वजीर खजाना जो गैर मुल्की कर्जे लिए वो बहुत ज्यादा सूद पर लिए गए। जनरल बाजवा ने यह तासुर भी दिया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर इसहाक डार से यह सवाल किया था कि ये जो इतने ज्यादा सूद पर आपने कर्जे लिए हैं ये कर्जे पाकिस्तानी कौम कैसे वापस करेगी, और इन कर्जों की वजह से पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया निकल जाएगा। तो आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान साहब को किस हालत में, यानी कितनी बुरी हालत में मईशत मिली थी जब वो इक्तदार में आए थे। और जनरल बाजवा ने और DGISPR जो जनरल आसिफ गफूर थे उन्होंने खुद बताया था कि नून लीग ने मईशत को किस तरह से तबाह कर दिया। लेकिन जो एक ताजा तरीन सूरत हाल के मुतालिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सवाल किया गया उसका जवाब बहुत ज्यादा अहम था। आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हैरान कुन था सहाफियों के लिए, क्योंकि सहाफी तवक्को नहीं कर रहे थे कि जनरल बाजवा इस सवाल का इतना हैरान कुन जवाब भी दे सकते हैं। और वो सवाल जनरल बाजवा से यह किया गया कि आप ये बताएं कि आपका जो 30 साल से जायद का करियर है फौज के अंदर, जाहिर है कि आपने कमीशन हासिल किया, उसके बाद मुख्तलिफ ओहदों से तरक्की करते हुए
आप आर्मी चीफ बन गए, तो आपके करियर का बदतरीन लम्हा कौन सा था? वो कौन सा लम्हा था जब आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आया? वो कौन सा लम्हा था जब आपको यह लगा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे तल्ख लम्हा था? अब इस पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक लम्हे के लिए रुके। उन्होंने इस सवाल को माइंड नहीं किया, लेकिन यह जरूर लग रहा था कि वो इस सवाल की तवक्को नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जनरल बाजवा ने यह जवाब दिया और उनके अल्फाज ये थे कि मेरी जिंदगी का तल्ख तरीन लम्हा और मुश्किल तरीन लम्हा वो था जब अय्याज सादिक ने पार्लियामेंट के अंदर यह बयान दिया कि जनरल बाजवा पार्लियामेंट के अंदर आए तो उनकी टांगे कांप रही थी, क्योंकि यह बयान असल में जनरल बाजवा के खिलाफ नहीं था, यानी मेरी जात के खिलाफ नहीं था, यह रियासत पाकिस्तान के खिलाफ था। पूरी दुनिया ने यह तस्लीम किया था कि पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए। अभिनंदन का तैयारा गिरने की जो वीडियो है ये पूरी दुनिया ने देखी थी। पूरी दुनिया पाकिस्तान की रियासत की फतह का एतराफ कर रही थी, लेकिन अय्याज सादिक ने हमारी जो फतह थी उसको शिकस्त में बदलने की कोशिश की। उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आया अपनी पूरी जिंदगी में, और मेरे ऊपर फौज के अंदर से भी एक दबाव था, एक रिएक्शन था फौज के अंदर से कि अय्याज सादिक के खिलाफ एक्शन किया जाए। लेकिन उस वक्त मैंने अय्याज सादिक के खिलाफ जमहूरियत के मफाद में एक्शन नहीं किया था। उसके बाद जनरल बाजवा ने एक और सियासतदान के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और अहम नोयत का इंकशाफ कर दिया, क्योंकि एक और सियासतदान के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एक बड़ा पेचीदा नोयत का सवाल किया गया था। और वो सवाल ये था कि नून लीग के दौर में कौन सा वो शख्स था, क्योंकि आईएसआई के ऊपर नून लीग ये इल्जाम लगाती थी कि जो नून लीग के दौर में तहरीके लब्बैक का फैजाबाद का धरना हुआ था उसके पीछे आईएसआई थी। तो अब आप बताएं कि उस धरने के पीछे क्या फौज या आईएसआई थी? क्या जनरल फैज हमीद उस धरने के पीछे थे जो नून लीग ये इल्जाम लगाती थी? तो इस पर जनरल बाजवा ने कहा कि उस धरने के पीछे राना सनाउल्लाह थे, और राना सनाउल्लाह पंजाब से उस धरने को फैजाबाद लेके आए थे। बाद में राना सनाउल्लाह से साफियों ने जब राब्ता किया तो राना सनाउल्लाह ने एतराफे जुर्म कर लिया और यह कहा कि हाँ, वो धरना मेरे कहने पर फैजाबाद आया था, लेकिन हमारे अपने रहनुमा राजा जफरुल हक ने तमाम मामलात को खराब कर दिया। लेकिन आज वही इसहाक डार हैं जिनकी वापसी की बात हो रही है, उनके केसेस खत्म करके वही राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला बने हुए हैं। वही अय्याज सादिक जिनके मुतल्लिक जनरल बाजवा कहते थे कि अय्याज सादिक ने रियासत पाकिस्तान की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की, वो इस हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं। इसीलिए अब लोग इदारों से, फौज से और DGISPR से सवालात कर रहे हैं कि आप हमें क्या कुछ बताते रहे नून लीग की करप्शन के मुतल्लिक, नून लीग की मुल्क दुश्मनी के मुतल्लिक, लेकिन आज यही जो लोग हैं ये इस मुल्क पर दोबारा मुसल्लत हो गए हैं और तासुर यह है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की मदद से मुसल्लत हुए हैं। लेकिन यहां पर फवाद चौधरी का एक वीडियो क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है। इस क्लिप को आप ट्विटर पर देख सकते हैं। ये एक टीवी प्रोग्राम का क्लिप है और इसमें फवाद चौधरी ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये एक खुली हकीकत है कि हमारी जो हुकूमत गिरी ये एस्टेब्लिशमेंट की नाराजगी की वजह से गिरी और एस्टेब्लिशमेंट हमारी हुकूमत गिराने की जिम्मेदार है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो है ये असल में सियासी प्लेयर्स हैं, आप इनको सियासी पार्टीज ही समझें। ये ताजा तरीन बात उन्होंने ARY के प्रोग्राम में की है। बहरहाल अब बात करते हैं कि पंजाब के जो 14 हल्के हैं 20 में से उनके ज़िमनी इलेक्शन के किस किस्म के नताइज आए हैं और मरियम नवाज ने अब क्या नया और अनोखा किस्म का काम किया है, जिस पर सोशल मीडिया पर एक नया तूफान भी खड़ा हुआ है, क्योंकि मरियम नवाज ने अब एक नई बड़ी अनोखी किस्म की हरकत की है। और ये वो मरियम नवाज हैं, जरा आप अपने जहन में रखिएगा, जो अदालत से सजा याफ्ता हैं, अदालत से नाअहल हैं, इनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है। और जब इन्होंने सरकारी ओहदा ना होने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाकर एक फोटो शूट करवाया था, यानी शहबाज शरीफ ने अभी हलफ उठाया, शहबाज शरीफ अभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं पहुंचे थे तो मरियम नवाज ने फोटो शूट करवा दिया
वज़ीर आज़म हाउस में जाकर और उसके ऊपर आर्मी के अंदर से इतना रद्द-ए-अमल आया, अवाम का इतना रद्द-ए-अमल आया कि जनरल बाजवा को मरियम नवाज के मुतल्लिक शहबाज शरीफ को यह पैगाम देना पड़ा कि मरियम नवाज दोबारा से वज़ीर आज़म हाउस में नजर ना आए, क्योंकि इसके ऊपर फिर एक रद्द-ए-अमल जाहिर होता है। लेकिन अब सिर्फ खुद को बॉस जाहिर करने के लिए मरियम नवाज ने एक और नया और अनोखा काम किया है, और वो अनोखा काम उनका यह है कि पहले तो मरियम नवाज मिफ्ता इस्माइल को ट्विटर पर टैग करती थी। जब भी कोई मामला सामने लाया जाता था तो मरियम नवाज ये जाहिर करती थी कि मैं वज़ीर आज़म हूं, और ये कहती थी ट्वीट करके कि मिफ्ता इस्माइल आप जरा इस मामले को देख लें, यानी उनकी बराह रास्त ट्विटर पर तस्दीक करती थी और ये बताती थी कि असल में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, मैं मिफ्ता इस्माइल की बॉस हूं। और अब उन्होंने ख्वाजा साद रफीक के मुतल्लिक भी एक ट्वीट किया है कि आप ये मामला देखें। लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने ख्वाजा साद रफीक से कोई काम करवाना है, कोई अवामी मसला हल करवाना है, तो क्या आप उनको डायरेक्ट फोन नहीं कर सकती? क्या आप उनको व्हाट्सएप पर पैगाम नहीं दे सकती? वो जानबूझकर वुज़रा को टैग करके ट्वीट्स करती हैं ताकि पता चले इस मुल्क को कि मैं नाअहल होने के बावजूद, मैं सजा याफ्ता होने के बावजूद असल में वज़ीर आज़म के तौर पर इस मुल्क के अवाम पर मुसल्लत हैं। बहरहाल अब बात करते हैं कि पंजाब में 20 नशिस्तों पर इलेक्शन के किस किस्म के नताइज आए हैं। तो मामला यह है कि इस हवाले से इमरान खान साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया था और तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से बहुत ही दावे के साथ ये कहा था कि एक बड़ी शख्सियत ऐसी है जो लाहौर में बैठी हुई है और ज़िमनी इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, यानी नून लीग को जितवाने की कोशिश कर रही है और पीटीआई को ज़िमनी इलेक्शन हरवाने के लिए एक साजिश की जा रही है ताकि हमजा शहबाज की वजारत आला को हर सूरत बरकरार रखा जा सके। और तासुर पीटीआई ने और खान साहब ने यह दिया कि इस शख्सियत का ताल्लुक ताकतवर हलकों से है, और इसी तरह बहुत से साफियों ने भी ट्वीट्स किए कि एक ताकतवर शख्सियत लाहौर में बैठकर इलेक्शन को रिग करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमजा शहबाज के तमाम हथकंडों के बावजूद, तमाम रियासती वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद ये जो इलेक्शन के नताइज आए हैं, इसमें तहरीक इंसाफ ने 67% वोट हासिल कर लिए हैं और 67% नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने हासिल कर ली हैं। यानी 20 नशिस्तों में से 14 नशिस्तें ऐसी हैं जिनका नतीजा तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है, और बाकी जो 14 जमातें हैं जो कि इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, ये 14 जमातें मिलकर 6 नशिस्तें हासिल कर सकी हैं। और वो इस तरह कि अब एक तंजीम का सर्वे आया है। ये एक ऐसी तंजीम है जिसके सर्वेस पर नून लीग भी बहुत ज्यादा एतमाद का इजहार करती है, और इस सर्वे में यह बताया गया है कि पंजाब में 67% जो लोग हैं, 67% जो लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के मुतालबे के मुताबिक इस वक्त फौरन इलेक्शन हो। और इसका मतलब यह है कि पंजाब में 67% लोग इमरान खान साहब के हमायती हैं, 67% लोग ये कह रहे हैं कि फौरन इलेक्शन होना चाहिए, जबकि 33% लोग ऐसे हैं जो इंपोर्टेड हुकूमत की जमातों के हामी हैं और वो कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन नहीं होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए अगले साल में जाकर। अब अगर आप 67% का फिगर देखें तो इसका मतलब यह है कि 67% पॉपुलैरिटी खान साहब की है और खान साहब को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। 33% जो सीटें हैं वो इस इंपोर्टेड हुकूमत के हिस्से में आएंगी। यानी 20 में से पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो इसका मतलब यह है कि 14 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की बनती हैं अगर शफाफ इलेक्शन हुआ तो। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।